असल में हम बात कर रहे हैं लीगल रीजनिंग की। तो लीगल रीजनिंग क्या होती है? जो हमारा लॉ प्रोफेशन है, इसमें रीजनिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जो हमारा कोर्ट होता है, कोर्ट में जो जजेस होते हैं या जो एडवोकेट्स होते हैं, उनके लिए सिर्फ नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उनको उनको नॉलेज के साथ साथ रीजनिंग भी होनी चाहिए। और रीजनिंग भी कोई नॉर्मल आम आदमी की तरह नहीं, बल्कि एक हाई लेवल रीजनिंग। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब कोर्ट में कोई केस आता है तो उसमें सिर्फ आपका नॉलेज मैटर नहीं करता, आपकी रीजनिंग मैटर करती है कि आप किस तरह से लॉ को इंटरप्रेट करते हो, आप कैसे सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हो, और आप कैसे फिर जजमेंट देते हो, आप कैसे डिस्कशन करते हो, आप कैसे जो है लिटिगेशन में अपना आर्गुमेंट पेश करते हो। उसमें रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जब भी हम लॉ की किसी टर्म को पढ़ते हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको समझने के लिए और उसके हर एक पहलू को देखने के लिए हमें रीजनिंग से काम लेना होता है। क्योंकि हर एक बात कानून में नहीं लिखी होती, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम प्रिज्यूम करते हैं, जो हम मतलब जो सिचुएशन से हमें समझ आता है। जैसे आपने बोल देखा कि मेंसरिया, यानी मतलब आप किसी बंदे को इस बात पर नहीं पकड़ सकते कि उसने कोई क्राइम किया है, बल्कि इंटेंशन। तो हर एक सिचुएशन को देखना पड़ता है। जो एविडेंस होता है, जो प्रूफ होता है, जो प्लांटिफ होता है, उनका आर्गुमेंट, जो दोनों पार्टीज होती है उनकी बात सुनकर आखिर में जज अपना फैसला सुनाता है। तो इसमें काफी ज्यादा रीजनिंग यूज होती है। इसीलिए लॉ को समझने के लिए हमें रीजनिंग के चैप्टर को भी समझना होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे फ्रेम किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल, एनी एग्रीमेंट मेड विद अ माइनर इज वाइड। कोई भी एग्रीमेंट किसी माइनर के साथ अगर हुआ है तो वो वाइड होता है, यानी वो इलीगल होता है, वो सही नहीं होता। तो माइनर की अगर हम बात करें, माइनर की डेफिनेशन है बिलो 18 ईयर। यानी बिलो 18 अगर कोई भी बॉय और गर्ल है तो उसको हम माइनर कहते हैं। तो लीगली वो कंट्रैक्ट में कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकता। अब फॉर एग्जांपल फैक्ट क्या है, सिचुएशन क्या है, तो इससे हम समझेंगे। A 16-year-old boy borrowed 10,000 from a shopkeeper, promising to repay it in a month. He later refused to pay. समझिए, एक 16 साल का लड़का है, उसने दुकानदार से 10,000 रुपये उधार लिए और ये प्रॉमिस किया कि वो एक मंथ के बाद उसको ये वापस देगा। लेकिन ही लेटर रिफ्यूज टू पे। लेकिन बाद में इस लड़के ने, जो 16 साल का लड़का है, इस दुकानदार को कहा कि मैं नहीं पे करूंगा या मैं नहीं दूंगा। तो अब क्या होगा? ऑप्शन है, द बॉय मस्ट रिपे द अमाउंट, कि लड़के को पेमेंट देनी ही पड़ेगी। द बॉय नो इज नॉट, सर। हाँ हाँ, द बॉय इज नॉट लाइबल टू रिपे सिंस द एग्रीमेंट इज वाइड। तो लड़के को, लड़का वापस नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट वाइड है। द बॉयज पेरेंट्स मस्ट रिपे द अमाउंट। इस लड़के के पेरेंट्स को ये पैसा चुकाना होगा। द शॉपकीपर कैन sue द बॉय इन a civil कोर्ट। दुकानदार इस बच्चे को केस करेगा कोर्ट के अंदर, है ना? तो अगर सर, आम आद इसका ऑप्शन भी वही डी। देखो, अगर आम आदमी की तरह हम सोचेंगे, हम कहेंगे भाई 16 साल का है तो इसमें क्या है, 16 साल तो ठीक होता है, ज्यादा छोटा भी नहीं, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। अब अगर इन दुकानदार से लिया है कुछ पैसा, 10,000 के अगर 5 रुपए भी लिया है, तो दुकानदार कहाँ छोड़ेगा इसको? लेकिन यहाँ लॉ अप्लाई हो जाता है, और लॉ अप्लाई ये हो जाता है कि द बॉय इज नॉट लाइबल टू रिपे सिंस द एग्रीमेंट इज वाइड, कि लड़के को पैसा वापस नहीं करना है, उसके ऊपर कोई लीगल बाउंडिंग नहीं है और ये दुकानदार कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि एक्सप्लेनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एनी एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वाइड सिंस द बॉय इज अ माइनर, द एग्रीमेंट इज अनएनफोर्सेबल। यानी दुकानदार को ही पूछा जाएगा कि अगर आपने इस बच्चे को जब ये 10,000 रुपये दिए थे, तो क्या आपने देखा था कि ये तो माइनर है, ये तो नाबालिग है, आपने किस भरोसे से इसको ये 10,000 रुपये दिए? तो इसलिए अगर आपने इसके साथ एग्रीमेंट किया, इसने आपसे का वादा किया कि मैं आपको वापस करूंगा, प्रॉमिस किया,
ठीक है, आपके पास ये प्रूफ है कि उसने प्रॉमिस किया, चाहे वो राइटिंग में क्यों ना दे, चाहे उसकी आपको सीसीटीवी फुटेज क्यों ना हो, चाहे रिकॉर्डिंग क्यों ना हो, लेकिन उसको पूछा जाएगा कि ये एग्रीमेंट तो वाइड है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप अंडर एज बच्चे को इतना पैसा देते हो और फिर वो आपसे वादा करता है। इसलिए आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उसके पेरेंट्स से ले लो या कोर्ट में जाके ले लो या इस बच्चे से ले लो, क्योंकि ये एग्रीमेंट पहले से ही वाइड है। तो इसका मतलब ये है कि लॉ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ये दुकानदार नहीं कहेगा कि मुझे तो पता नहीं था कि ये कानून है, मुझे तो लगा कि मैं ये ले रहा है तो मुझे वापस दे देगा। तो कानून ये कहेगा कि भाई आपको जब भी कोई एग्रीमेंट किसी के साथ करना है तो आपको ये देखना है कि एग्रीमेंट की कंडीशंस क्या है। तो बिलो 16 ईयर अगर बच्चा है तो ये लीगली बाउंड नहीं है। इसीलिए जैसे आजकल आप सुनते हैं कि जो बच्चा अंडर एज होता है, लाइसेंस जिसके पास नहीं होती, वो अगर अपने बाप की गाड़ी निकालता है और बाहर उसको पुलिस पकड़ती है तो क्या होता है, पुलिस उसके पेरेंट उसको पकड़ती है। अब यहां पर भी वो कहता है कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन उनको पुलिस कहती है कि ठीक है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, गलती लड़के की है, लेकिन आपने इसको गाड़ी क्यों दी, क्योंकि गाड़ी तो आपके नाम पे है। तो इसलिए वहां पर उनके पेरेंट्स को पकड़ा जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में पेरेंट्स की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये बच्चा खुद गया है दुकानदार के पास, उसने खुद इसको प्रॉमिस किया है और खुद उसके साथ एग्रीमेंट किया है, तो इसलिए इसमें पेरेंट्स की लाइबिलिटी नहीं होती। ये होता है लीगल रीजनिंग, समझे आप? यस सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 प्रिंसिपल है, ए पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर मस्ट टेक केयर ऑफ देम एज अ रीजनेबल पर्सन वुड। अगर एक शख्स ने दूसरे इंसान शख्स की किसी चीज को उठाया, मिसाल के तौर पे आप क्लास में हो और क्लास में किसी बच्चे का मोबाइल मिला आपको, तो आपने वो उठाया, तो आपने इसमें ये चोरी तो नहीं है, लेकिन आपने सोचा कि ये नुकसान होगा, कोई ले जाएगा, तो आपने ये चीज उठाई और उसके बाद आपको क्या करना है, मस्ट टेक केयर ऑफ देम एज अ रीजनेबल पर्सन वुड। आपको उस चीज की टेक केयर करनी है, आपको वो रखना है, मोबाइल अपने पास रखना है, जब तक वो बंदा आएगा उसको वापस करना है, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको बोलते हैं रीजनेबल पर्सन वुड, कि आप एक रैशनल पर्सन, एक रीजनेबल पर्सन हो और आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आपने कोई चीज कहीं से ली, उठाई है, तो आप उसकी हिफाजत करें। अमित फाउंड अ गोल्ड नेकलेस इन अ पार्क। अमित एक लड़का है, उसने सोने का नेकलेस जो है पार्क में लिया, उठाया वहां से, एंड केप्ट इट इज इन ड्रॉर, और फिर अपनी ड्रॉर में इसको रखा। ए मंथ लेटर इट वाज स्टोलन फ्रॉम हिज हाउस। लेकिन एक मंथ के बाद उसके घर से वो चोरी हो गया। समझे आप? यानी आप एक लड़का है, उसने कोई चीज उठाई, कोई अच्छी कीमती चीज थी, मोबाइल था या नेकलेस था, कोई भी चीज उसने उठाई कहीं से और फिर उसको अपने ड्रॉर में रखा, लेकिन कुछ मंथ के बाद वो चोरी हो गया। अब इसमें सिचुएशन क्या है? अमित इज नॉट रेस्पॉन्सिबल एज ही डिड नॉट स्टील द नेकलेस। अमित को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि उसने नेकलेस नहीं चुराया था। अमित इज लाइबल एज ही फेल्ड टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द नेकलेस। अमित को लेबल ठहरा, उसको जिम्मेदारी होगी क्योंकि वो ही हैज फेल्ड, उसने रीजनेबल केयर नहीं किया। अमित कैन कीप द नेकलेस एज ही फाउंड इट। अमित को रखना चाहिए था अपने पास क्योंकि उसने ये उठाया था कहीं से। अमित शुड हैव सोल्ड द नेकलेस टू अवॉइड लाइबिलिटी। अमित को ये बेचना चाहिए था। तो ये चार चीजें हैं। इस चलिए, यानी बी, यानी अक्सर हम करते हैं ना कि कहीं से हमने कोई चीज उठाई, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो रखते हैं जेब में ही, है ना, तो वो भी चोरी माना जाता है। अगर ये पता लगा कि आपने कोई चीज उठाई थी फिर आपने अपने पास रखी, तो उस वक्त आपको बोला जाएगा कि अगर आपने उठाई थी आपको बोलना था कि ये किसकी है। अब अगर आपने ली है फिर आपने किसी को बेची तो उस वक्त भी आपको परेशानी हो सकती है। तो एज अ सिटीजन, एज अ रीजनेबल पर्सन, आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपने कोई चीज कहीं से उठाई तो आपको ये अपने पास रखनी है, जब तक इसका मालिक आएगा उसके हवाले कर देना है। और अगर आपकी वजह से उसमें कोई नुकसान हुआ, देखिए अब उसके घर से चोरी हो गया, उसने तो खुद एक इसमें इसमें उसका कोई गिल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एज अ रीजनेबल पर्सन उसको लायबल ठहराया जाएगा, उसको पूछा जाएगा। यानी इसका सही आंसर है बी, यानी द प्रिंसिपल इम्पोजेस अ ड्यूटी ऑफ केयर ऑन फाइंडर्स ऑफ लॉस्ट गुड्स। अमित फेल्ड टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन बाय नॉट सिक्योरिंग द नेकलेस प्रॉपरली।
यानी ये एक प्रिंसिपल है कि आपको एक रीजनेबल केयर करना चाहिए। और अमित के इस केस में क्या हुआ कि अमित ने जो ये उठाया था नेकलेस, वो इसकी हिफाजत नहीं कर पाया, तो इसलिए उसको नेग्लिजेंस, लापरवाही हम मान सकते हैं उसकी, तो इसलिए उसको लायबल ठहराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, a contract without lawful consideration is void. A contract without lawful consideration is void. अगर आपने कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ, कोई प्रॉमिस किया, कोई वादा किया, लेकिन लॉफुल कंसिडरेशन इज वाइड, अगर वो विदाउट लॉ है, यानी ऐसे ही आपने कोई चीज, ऐसे ही आपने कह दी है कोई बात, तो जिसका कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं है, तो फिर वो भी वाइड माना जाता है, उस पर भी आपको कोई स्यू नहीं कर सकता। मिसाल के तौर, रमेश प्रॉमिस टू गिव 1000 टू हिज फ्रेंड रवि विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। यानी आपको किसी दोस्त ने, आपने किसी दोस्त को कहा कि भाई कोई बात नहीं, मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, लेकिन इसके बदले कोई एक्सपेक्टेशन आपने नहीं रखी कि वो वापस देगा, कि या उसको इंटरेस्ट लेंगे या कुछ। यूं ही आपने किसी दोस्त से कोई प्रॉमिस किया कि भाई कोई बात नहीं, फर्स्ट आने दो, मेरी सैलरी आ जाएगी, आप मुझे पैसा मिल जाएगा, तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, कोई मसला नहीं। तो ये भी एक आपने उसके साथ प्रॉमिस किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया, बट इसमें कोई लॉ इन्वॉल्व नहीं होता, ये विदाउट लॉफुल कंसिडरेशन है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? नंबर 1, द एग्रीमेंट इज वैलिड एज इट इन्वॉल्व्स मनी। एग्रीमेंट वैलिड है क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। द एग्रीमेंट इज वॉइड एज इट लैक्स लॉफुल कंसिडरेशन। यह एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि इसमें कोई लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, कोई लीगल बॉन्डिंग नहीं है। द एग्रीमेंट इज वैलिड बिकॉज रमेश इज फ्री टू गिव अ गिफ्ट। एग्रीमेंट वैलिड है क्योंकि रमेश को गिफ्ट देना था। द एग्रीमेंट कैन बी एनफोर्स इन कोर्ट। इस एग्रीमेंट के बारे में हम कोर्ट में जा सकते हैं। यानी अगर आपको किसी ने यह वादा किया कि मैं आपको दे दूंगा पैसा, ऐसे ही वर्बली बोला, तो आप उसको केस कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा। एग्रीमेंट इज वाइड एज इट लैक्स लॉफुल कंसिडरेशन। यह एग्रीमेंट वाइड है, इसकी कोई लीगलिटी नहीं है, आप इसके लिए कोई क्लेम, कोई केस वगैरह नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है? फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड, किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए इट मस्ट इन्वॉल्व लॉफुल कंसिडरेशन। ए प्रॉमिस टू गिव मनी विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट एनफोर्सेबल। इसमें लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। यानी अगर आपने किसी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, जैसे आप किसी को चेक देते हो, तो पेज अकाउंट, तो उसमें आपकी एक लायबिलिटी, आपने इसमें लॉ इन्वॉल्व हो जाता, आपने साइन करके दिया है और आपने उसको चेक दिया है, तो कल वो जाके वो क्लेम कर सकता है, देखिए इसने मुझे चेक दिया था, ये बाउंस हो गई। लेकिन अगर आप जरबानी ऐसे किसी को बोलते हो वर्बली, जिसमें कोई लीगल बाइंडिंग नहीं, कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं होता, तो इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती। इसीलिए हम क्या करते हैं कि अगर हम किसी को कभी पैसा वगैरह देते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो उसमें प्रॉपर रसीद होती है, प्रॉपर आपको एक रसीद देनी पड़ती है, एक चेक देनी पड़ती है, कोई ना कोई रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, नो पर्सन शैल बी पुनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। है ना, किसी भी बंदे को हम सेम ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकते। सीता वाज कन्विक्टेड फॉर थेफ्ट एंड सर्व्ड हर सेंटेंस। सीता है, उसने चोरी की, उसको अपनी सजा मिल गई, सेंटेंस मिल गया उसको। लेटर द पुलिस चार्ज हर अगेन फॉर द सेम। लेकिन बाद में पुलिस ने फिर उसको पकड़ा, जब उसको छोड़ा गया, पुलिस फिर गई उसके पास, उसको पकड़ा और उसको फिर जेल में डाल दिया, कहा कि आपने चोरी की है। तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? सीता कैन बी पुनिश्ड अगेन सिंस द पुलिस वुड फाउंड एविडेंस। सीता को दोबारा सजा मिलेगी क्योंकि पुलिस को जो है एविडेंस मिला है कुछ। सीता कैन नॉट बी पुनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। सीता शुड अपील अगेंस्ट द चार्जेस। द कोर्ट कैन रीओपन द केस। है ना, कोर्ट ओपन केस करेगा, ऐसा नहीं। इसमें बी है, सीता कैन नॉट पुनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, क्योंकि द प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपॉडी, यहां पे डबल जियोपॉडी अप्लाई हो जाता है, विच एंश्योर्स दैट नो वन कैन बी ट्राइड और पुनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, a person who consents to a risk cannot claim damages for the injury arising from that risk। एक बंदा जो कंसेंट देता है कि को किसी रिस्क में वो जा रहा है और जिस वजह से उसको कोई डैमेज हो जाती है, उसमें उसके तो उनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होगी। मिसाल के तौर पे
जॉन अटेंडेड a क्रिकेट मैच। जॉन एक लड़का है, वो क्रिकेट मैच देखने गया। वायर अ बॉल हिट हिम ऑन द हेड एंड कॉजिंग इंजरी। जहां पे बैट्समैन ने बॉल फेंकी तो वो उसके सर पे लगी और वो वहां पे जख्मी हो गया। तो हम बैट्समैन को या बॉलर को या क्रिकेट प्लेयर को नहीं पकड़ेंगे कि आपने जो है इसको बॉल क्यों फेंकी। जॉन कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स। कहते हैं जॉन जाएगा और ऑर्गेनाइजर से कहेगा भाई मेरे को नुकसान हो गया, मुझे पैसा दे दो। जॉन कैनॉट क्लेम डैमेज एज ही कंसेंटेड टू द रिस्क बाय अटेंडिंग द मैच। जॉन कोई क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि उसने कंसेंट दी है कि वो मैच को अटेंड करेगा और मैच के दौरान कुछ भी हो सकता है। द क्रिकेट प्लेयर्स आर लाइबल टू कंपनसेट जॉन। तो क्रिकेट प्लेयर को जो है जॉन को पैसा देना होगा। द ऑर्गेनाइजर मस्ट बियर द मेडिकल एक्सपेंस। तो जो ऑर्गेनाइजर है उनको मेडिकल एक्सपेंसेस बियर करनी होगी। तो इसका सर आंसर इसका क्या है? बी आएगा। हाँ, इसको बी बी आएगा। वॉलंटरी या नॉन फिट इंजरी आपका हाँ प्रिंसिपल अप्लाई। हाँ, वेरी गुड। Because by attending the match, John voluntarily assumed the risk of injury from the game. क्योंकि जब आप किसी गेम को ज्वाइन करते हो तो दैट मीन्स रिस्क का एलिमेंट आपका होता है। आप ये दूसरे के ऊपर ये लाइबिलिटी नहीं ठहरा सकते। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6। Whoever commits an act under a mistake of fact in good faith does not commit a crime। जो बंदा भी कोई मिस्टेक करता है लेकिन क्राइम जान के नहीं करता है ना। हुएवर कमिट्स एन एक्ट अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी गलतफहमी हो जाती है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट मीन्स गलतफहमी, लेकिन उसका गुड फेथ था, तो जिसका मैंसूरिया भी कहते हैं। तो मिसाल के तौर पे रवि एंटर्ड ए नेबर्स हाउस थिंकिंग इट वाज हिज ओन एंड ब्रोक ए वेस। रवि एक लड़का है, वो किसी के मकान में घुस जाता है लेकिन उसको लगता है कि ये शायद उसका अपना मकान है। उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाता है और वहां पर कोई नुकसान हो जाता है, यानी इंटेंशन नहीं था उसको वहां जाके कोई नुकसान करने का, लेकिन ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? रवि इज गिल्टी ऑफ ट्रेसपासिंग। रवि को हम ट्रेसपासिंग का गिल्टी मानेंगे। ट्रेसपास यानी किसी की प्रॉपर्टी में एंटर हो जाना विदाउट परमिशन, तो रवि को ये केस लगेगा। रवि इज नॉट गिल्टी एज इट वॉज ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट। रवि को कोई गिल्टी नहीं होगी, कोई सजा नहीं होगी, कोई गलती नहीं उसकी, क्योंकि इट वॉज ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट, क्योंकि उसका गुड फेथ था, उसका कोई इंटेंशन नहीं था। रवि मस्ट कंपनसेट फॉर द वेज बट इट इज नॉट गिल्टी। रवि को इसका नुकसान देना होगा लेकिन गिल्टी नहीं मानेंगे, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी होगी। रवि इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट। तो रवि को चोरी का इल्जाम लग सकता है। क्या लगता है आपको? सर ऑप्शन बी। हाँ, रवि इज नॉट गिल्टी एज इट वॉज ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो रवि की कोई गलती नहीं है क्योंकि रवि's एक्शन वाज बेस्ड ऑन ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड डन इन गुड फेथ एग्जेम्प्टिंग हिम फ्रॉम क्रिमिनलिटी। क्योंकि रवि ने जो किया है ना, अगर हमारे हिसाब से होगा, अगर हमारे यहाँ कोई आएगा, आपके घर में कोई आएगा बाहर से और आपके अंदर घर के अंदर आएगा और वहां पे कोई नुकसान होगा, तो आप उसको पहले तो या तो चोरी का इल्जाम लगाओगे, कहोगे ये चोरी करने आया था। दूसरा आप कहोगे ठीक है चोरी का इंटेंशन नहीं था लेकिन नुकसान हमारा हो गया, तो नुकसान जो हुआ है उसका पैसा हमें दे दीजिए। यानी और कुछ भी कर सकते, लड़ाई भी, हाथापाई भी, या कोई और इल्जाम लगा सकते। लेकिन देखिए रीजनिंग, लॉजिकल लीगल रीजनिंग क्या होती है, जज का काम क्या होता है। जब ये केस कोर्ट में जाएगा तो वहां पे इसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट में गुड फेथ के अंदर इसको देखा जाएगा कि इसका इंटेंशन क्या था। क्या इसमें ट्रेसपासिंग का केस लगेगा, इसने ये विदाउट जो है परमिशन एंटर हुआ गया प्रॉपर्टी में, या इसको थेफ्ट का केस लगे, चोरी करने आया था, या इसको बोला जाएगा जो नुकसान किया है उसकी भरपाई करनी है। नहीं, तो यही होती है लीगल की जज को हर एक चीज, हर एक पहलू को देखना पड़ता है और वकील का काम होता है इस चीज को प्रूव करना कि ये जो रवि आया था किसी के घर, ये चोरी करने नहीं आया था, इसके ऊपर ये केस नहीं लगेगा, इसके ऊपर जो है नुकसान का कंपनसेशन का केस नहीं लगेगा, बल्कि ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, उस वो गुड फेथ में था। तो इस चीज में ऐसा नहीं होता कि किसी को भी आपने देखा कोई किसी गलत सिचुएशन पे तो आपने ये एज्यूम कर लिया कि ये बंदा तो क्रिमिनल है, बल्कि इसके हर एक पहलू को देखना होता है। अच्छा, नंबर 7। ए पर्सन हु कमिट्स अ क्राइम अंडर ड्यूरेस इज नॉट लाइबल। अगर कोई बंदा क्राइम करता है अंडर ड्यूरेस यानी अंडर प्रेशर, कोई दबाव होता है, कोई प्रेशर होता है या कोई थ्रेट होती है, इज नॉट लाइबल, यानी कोई
फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कहेगा, जबरदस्ती आपको फोर्स करेगा कोई गलत काम करने से, और आप वो गलत काम करते हो, वो क्राइम करते हो, तो उसके बाद आपको पुलिस नहीं पकड़ेगी कि आपने ये गलत काम क्यों किया, क्योंकि इसकी लाइबिलिटी आपके ऊपर नहीं रहती है। मिसाल के तौर, मीरा स्टोल 5,000 फ्रॉम ए बैंक एज रॉबर्स थ्रेटन्ड टू हार्म हिम हर फैमिली एज शी डिड नॉट कोऑपरेट। एक लड़की है मीरा, उसने बैंक से 5,000 रुपये चुरा लिए। अब ये क्राइम है, इसको सजा होगी, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जो रॉबर्स थे, जो चोर थे, उन्होंने उसको थ्रेट किया था कि हम उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाएंगे, अगर उसने ये पैसा नहीं लिया तो उसको कोऑपरेट करना होगा। यानी अभी बहुत बार आपने देखा बैंक रॉबरी होती है, वहां पे दो बंदे अंदर, दो चार बंदे घुस जाते हैं और फिर किसी को वहां से उठाते हैं, कोई बंदा वहां पे हो तो उसको कहते हैं जाइए आप ये कैश लीजिए, गए बैग में भर दीजिए, गाड़ी में रखिए, वरना हम आपके फैमिली मेंबर्स को मारेंगे। और वो सारा काम वो बंदा करता है, कैश लेता है, बैंक में बैग में डालता है, फिर गाड़ी में रखता है और वो निकल जाते हैं। लेकिन उनके बाद इस बंदे को पुलिस नहीं पकड़ेगी कि आपने उनकी हेल्प की है, आप उनके पार्टनर थे, आपने ये पैसा उठाया है, तो क्योंकि ये माना जाता है क्राइम अंडर ड्यूरेस। तो मीरा इज लाइबल एज थेफ्ट इज अ क्राइम, तो मीरा को सजा होगी क्योंकि चोरी करना तो क्राइम है। मीरा इज नॉट लाइबल एज शी एक्टेड अंडर ड्यूरेस, मीरा को कोई लाइबिलिटी नहीं क्योंकि उसने ये ड्यूरेस में किया था। मीरा मस्ट रिटर्न द मनी बट कैन नॉट बी पुनिश्ड, मीरा को पैसा वापस करना होगा लेकिन सजा नहीं मिलेगी। मीरा कैन स्यू द रॉबर्स, मीरा रॉबर्स को केस करेगी। तो इसका सही आंसर है बी। ऑप्शन बी। हाँ, मीरा इज नॉट लाइबल एज शी एक्टेड अंडर ड्यूरेस, मीरा को कोई, कितना भी उसने चोरी किया है, पैसा गड़बड़ किया है, उसको कोई सजा नहीं हो सकती, क्योंकि द प्रिंसिपल एग्जेम्प्ट्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम लाइबिलिटी इफ दे कमिट एन एक्ट अंडर ड्यूरेस। क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है यहां पे अप्लाई हो जाता है कि अगर किसी बंदे ने कोई क्राइम किया लेकिन उसको थ्रेट था, उसको खौफ था, उसको डर था गन पॉइंट पे, या उसको कोई धमकी थी, किसी उसके पेरेंट्स को खतरा था, तो अगर ऐसी सिचुएशन में कोई चीज किया है तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इसकी बहुत सारी मिसालें होती है। कभी जो है होते हैं किडनैपर्स, किसी को किडनैप कर लेते हैं और उसके बाप को कहते हैं भाई बच्चा हमारे पास है, आप जाइए उस ऑफिस से वो फाइल लाइए, या वो जो है वहां से पैसा लाइए, वो जो उसकी गाड़ी है वो हमें दे दीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्राइम कर लेता है, लेकिन उसके बाद उसको लायबल नहीं ठहराया जाएगा क्योंकि उसने ये ड्यूरेस में किया है, उसको थ्रेट था। और ये काम, ये डिसाइड करना हमारा काम तो नहीं है, ये कोर्ट का काम है, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस सिचुएशन कुछ और हो, उसने खुद ही बोल दिया हो कि भाई जो है मुझे किसी का थ्रेट था, जबकि ऐसा नहीं होता है, उसको चोरी का इंटेंशन था। तो इसीलिए जब तक ये कोर्ट में प्रूव ना होगा, और जब ये प्रूव हो जाएगा कि वाकई इसको थ्रेट था, वाकई ये क्राइम उसने ड्यूरेस में किया है, तब जाके उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये पहले ही नहीं है, बाद में चलता है, जब ट्रायल चलती है कोर्ट में ये चीजें क्लियर हो जाती है। अच्छा, नंबर 8, द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। फ्रीडम ऑफ स्पीच हर एक को बोलने का, लिखने का, पढ़ने का, सोचने का हक है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है एक फंडामेंटल राइट है। इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, लेकिन कभी कभी इसमें रेस्ट्रिक्शन लग जाती है, और वो कौन सी होती है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। यानी इसका मतलब यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी कहो, कुछ भी करो, लेकिन इसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होती है। जैसे रोहित डिलीवर्ड ए स्पीच इंसाइटिंग वायलेंस अगेंस्ट अ कम्युनिटी। एक लड़का है, हिंदू लड़का, उसने वो कोई स्पीच दी, वो कहीं बोल रहा था, और बोलते बोलते उसने किसी कम्युनिटी के खिलाफ कुछ बोल दिया, जिससे वायलेंस इरप्ट हुआ, यानी मुसलमानों के खिलाफ। एक हिंदू लड़का है, वो कहीं पे तकरीर कर रहा है, तो उसने इतना बोला और बोलते बोलते मुसलमानों के खिलाफ कहीं बोल दिया, जिससे फिर कम्युनल राइट्स या कम्युनल वायलेंस शुरू हुआ। या कोई मुसलमान लड़का तकरीर कर रहा है, वो तकरीर के दौरान उसने हिंदुओं के खिलाफ कुछ बोल दिया, जिससे बाद में वायलेंस पैदा हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? रोहित स्पीच इज प्रोटेक्टेड अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच। रोहित को प्रोटेक्शन मिलेगा क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर एक को बोलने का हक है। रोहित कैन बी पुनिश्ड एज हिज स्पीच इंसाइटेड वायलेंस। रोहित को सजा मिलेगी क्योंकि उसकी स्पीच, उसके बोलने से वायलेंस पैदा हुआ है। रोहित शुड अपोलॉज द कम्युनिटी। रोहित को कम्युनिटी को माफी मांगनी चाहिए थी। रोहित कैन नॉट बी पुनिश्ड इफ ही डिड नॉट कमिट वायलेंस हिमसेल्फ। तो रोहित को कोई सजा नहीं मिलेगी क्योंकि उसने कोई खुद वायलेंस नहीं किया है।
ही इज नॉट द पार्ट ऑफ वायलेंस। तो इसमें सिचुएशन ठीक भी है कि रोहित को की जो फ्रीडम है उसको ऑन रीजनेबल ग्राउंड रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच डज नॉट प्रोटेक्ट एक्ट्स दैट इंसाइट वायलेंस और डिसरप्ट पब्लिक ऑर्डर। क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब नहीं होता है कि आप ऐसी बात कहो जिससे वायलेंस होगा या जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा। तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट यू हैव टू सी सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। आपको कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होंगी जिससे सोसाइटी के अंदर शांति अमन कायम रहे। क्वेश्चन नंबर 9, a seller must disclose any defect in the goods that a buyer cannot discover with ordinary inspection। यानी जो कोई चीज बेचने वाला है, सेलर दुकानदार है या कंपनी का फैक्ट्री का कोई बंदा है, उसको डिस्क्लोज करना चाहिए एनी डिफेक्ट इन द, जो भी कोई चीज वो बेच रहा है उसके अंदर कोई डिफेक्ट अगर है तो उसको वो बताना चाहिए जो बायर को नजर ना आए। यानी अक्सर क्या होता है, जब भी बायर और सेलर के बीच में कोई चीज होती है, आपको दुकानदार से कोई चीज खरीदनी है तो आप पूरा, वो कहता है चेक करो, तो आप पूरा चेक करते हो, इसकी बैटरी ठीक है, इसमें सब कुछ ठीक है, इसका कनेक्शन ठीक है, इसका स्क्रीन ठीक है, आप पूरा चेक करते हो। लेकिन अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा डिफेक्ट है जो सिर्फ सेलर को पता है, जो आपको पता नहीं लगा, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आप इसे सेलर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मिसाल के तौर पे आपने मोबाइल लिया किसी शॉप से, तो दुकानदार कहता है देखिए भाई तो ओके है, आप इसको चलाइए, आपने देखा बैटरी भी ठीक है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, सब कुछ एक्टिविटीज हो रही है, चल रहा है, कॉल हो जा रही है, नेट चल रहा है, स्क्रीन ठीक है, कहीं से टूटा वूटा नहीं है, तो वो कहता है ठीक है, आप कहते हो हाँ भाई इसमें तो कोई डिफेक्ट नहीं है। लेकिन घर जाके आपको पता लगा कि इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर में फॉल्ट था जो इस दुकानदार ने नहीं बताया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कहेगा आपसे कि भाई मैंने तो चेक करके दिया था, अब ये गलती आपकी है, क्योंकि उस दुकानदार को ये वो डिफेक्ट भी बताना है जो बायर को इंस्पेक्शन के दौरान पता नहीं चला। मिसाल, अनिल सोल्ड ए यूज्ड कार टू रोहित विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द इंजन वाज डैमेज्ड। जो है अनिल ने रोहित को एक गाड़ी बेची जो यूज्ड कार थी और उसको दिखाया देखो गाड़ी ठीक है, कलर ठीक है, सीट ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया कि उसका इंजन डैमेज है, इंजन में कोई गड़बड़ है, क्योंकि रोहित तो नया है, इसको पता नहीं है इंजन का मसला क्या है, तो अनिल को ही पता था। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अनिल इज नॉट लाइबल एज द कार वाज यूज्ड। अनिल को कोई लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि कार जो यूज्ड कार थी। अनिल इज लाइबल एज ही फेल टू डिस्क्लोज डिफेक्ट। अनिल को लाइबल ठहराया जाएगा क्योंकि उसने डिफेक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया। रोहित कैन नॉट कंप्लेन सिंस ही डिड नॉट इंस्पेक्ट द कार। रोहित कंप्लेंट नहीं कर सकता क्योंकि उसने कार का इंस्पेक्शन नहीं करवाया। रोहित कैन रिटर्न द कार बट कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन। रोहित कार वापस करेगा लेकिन कंपनसेशन नहीं मांगेगा। तो सर ऑप्शन बी। इसमें बी है क्योंकि अनिल इज लाइबल एज ही फेल्ड टू डिस्क्लोज अ डिफेक्ट। इस बात पर भी अनिल को ही पकड़ा जाएगा क्योंकि उसको जो बताना था कि कार के अंदर कोई अगर ऐसा डिफेक्ट है जो किसी को पता नहीं है, जो सिर्फ इसको पता है, तो वो बताना चाहिए था। द सेलर इज obliged to inform buyers about hidden defects that are not evident during an ordinary inspection। तो ये अगर कोई छुपी हुई चीज है, कोई गड़बड़ है किसी चीज के अंदर जो सिर्फ बेचने वाले को पता है, खरीदने वाले को पता नहीं है, तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो चीज भी उसको बता दे, हाँ भाई इसका एक बार एक्सीडेंट हुआ था, इसमें ये डिफेक्ट है, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। क्लियर? Yes, sir. A person cannot be held liable for an act done during a medical emergency to save someone's life। एक बंदा अगर इमरजेंसी में, कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है और कोई काम वो करता है, तो उसके लिए उसको लाइबल नहीं ठहराया जाएगा। यानी डॉक्टर परफॉर्म सर्जरी ऑन एन अनकॉन्शियस पेशेंट विदाउट कंसेंट टू सेव देयर लाइफ। एक्सीडेंट हुआ या कोई बीमार पड़ गया, अब वो अनकॉन्शियस है, तो ये अनकॉन्शियस पेशेंट जो है, डॉक्टर इंतजार नहीं करेगा कि इसको होश आ जाए फिर मैं इसका ऑपरेशन करूं, तो डॉक्टर क्या करता है, वो सर्जरी करता है इस अनकॉन्शियस पेशेंट की, और क्योंकि उसका इंटेंशन होता है कि वो उसकी जिंदगी बचाना चाहता है। और इस दौरान अगर इस पेशेंट की डेथ हुई
तो डॉक्टर को कोई मेडिकल नेग्लिजेंसी होगी या नहीं? इसमें पहला ऑप्शन है डॉक्टर गिल्टी ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस, इसमें डॉक्टर को मेडिकल नेग्लिजेंस में पकड़ा जाएगा आपने लापरवाही की अगर वो पेशेंट मर गया। द डॉक्टर इज नॉट लाइबल एज द एक्ट वाज डन इन इमरजेंसी, डॉक्टर को कोई लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि काम जो हुआ है इमरजेंसी में हुआ है। द पेशेंट कैन स्यू द डॉक्टर फॉर लैक ऑफ कंसेंट, पेशेंट जो है वो डॉक्टर को पकड़ेगा कि लैक ऑफ कंसेंट, कि मैंने तो कंसेंट दिया ही नहीं था, आपने क्यों मेरा ऑपरेशन किया। द हॉस्पिटल इज लाइबल फॉर द एक्ट, हॉस्पिटल को पकड़ा जाएगा। तो इसका सही आंसर है बी। तो बी। हाँ, द डॉक्टर इज नॉट लाइबल एज द एक्ट वाज डन इन इमरजेंसी, क्योंकि डॉक्टर को कोई नहीं पूछेगा कि आपने गलत किया, आपकी मेडिकल नेग्लिजेंस है, आपने कंसल्ट क्यों नहीं ली, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये बेसिकली उसका इंटेंशन था कि वो पेशेंट की जान बचाना चाहता था। कभी ऐसा भी होता है पेशेंट तो बच जाता है, लेकिन कभी किसी पेशेंट की टांग काटनी पड़ती है, तो बाद में वो पेशेंट कहेगा आपने मेरी उसकी टांग क्यों काटी, तो डॉक्टर को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो बोलेगा भाई आपकी जान बचाने के लिए ऐसा किया, अगर मैं नहीं काटता तो शायद आप मर जाते। तो एक्ट डन टू सेव ए लाइफ ड्यूरिंग एन इमरजेंसी और प्रोटेक्टेड अंडर द प्रिंसिपल, अगर इमरजेंसी के दौरान कोई लाइफ को बचाने के लिए कोई काम हुआ है तो उसमें आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि प्रिंसिपल यह है कि इमरजेंसी के अंदर आप इसकी कंसल्ट नहीं पूछेंगे। अच्छा, इसी तरह हमारा 11 है, प्रिंसिपल साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट, खामोशी का मतलब, साइलेंस का मतलब, चुप्पी का मतलब हाँ नहीं होता। अक्सर हम बोलते हैं ना, कश्मीरी में बोलते हैं कि अगर किसी ने खामोशी इख्तियार की तो वो हम मानते हैं हाँ। अक्सर ये मैरिज के टाइम होता है, जब किसी लड़की से पूछा जाता है आपको ये रिश्ता कबूल है, तो वहां से वो कुछ नहीं बोलती और हम कहते हैं भाई इसका खामोश होना ही क्या होता है, यस होता है। लेकिन वो तो हमारी फैमिला मैटर है, वो एक मैरिज का सिस्टम है, वो शर्म हया है हमारा, वो एक सिस्टम है, लेकिन कानून ये नहीं मानता। कानून कहता है कि साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट। Amit offered to sell his house to Akash and told him, if you do not reply within a week, I will assume you accept the offer. Akash did not respond. यानी मैंने किसी को मकान बेचा और मैंने उससे कहा कि अगर आपने एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है अपना रेस्पॉन्स नहीं दिया तो ये मैं समझूंगा, आई विल एज्यूम कि आपने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट किया। अब आकाश ने ऐसा नहीं किया तो क्या हम मानेंगे कि उसका कुछ ना कहना दैट मीन्स यस? Akash is bound by the contract. Akash is not bound as silence does not constitute acceptance. The contract is valid as the week passed without objection. Akash must compensate Amit for any losses. तो इसमें है आकाश इज नॉट बाउंड एज साइलेंस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेंस, तो आकाश को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूंगा कि मेरा एक दोस्त है और मैंने उससे कहा भाई अगर आप मंडे तक मेरे पास नहीं आए तो मेरे पास जो गाड़ी है मैं समझूंगा कि ये आपने मेरे को ही दी, यानी उसकी गाड़ी मेरे पास है। मैं उसको कहता अगर मंडे तक आप नहीं आए तो मैं समझूंगा, अगर आपने नहीं आए तो मैं ये समझूंगा कि ये गाड़ी मेरी है। तो उसने वहां से न यस बोला न नो। अगर वो यस बोलता तो मैं कहता ठीक है अब मेरी हो गई। अब उसने नो भी नहीं बोला लेकिन वो खामोश रहा, तो इस खामोशी का मतलब नो नहीं होता है ना। तो इसलिए इस चीज को हमें यस नहीं होता, हम इस साइलेंस को जो है ना कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे कि उसका खामोश रहना होता है यस, खुद ही प्रिज्यूम कर लेना, क्योंकि आप खुद एज्यूम नहीं कर सकते। तो साइलेंस कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एक्सेप्टेंस एग्रीड अपॉन, तो साइलेंस को हम एक्सेप्टेंस नहीं मानते अनलेस एक्सप्लिसिटली एग्रीड अपॉन, जब तक आप पूरी तरह से एग्री ना हो जाए। यानी किसी का खामोश रहना आप एक्सेप्टेंस नहीं मानोगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई जवाब नहीं देना चाहता, जरूरी नहीं है कि यस और नो बोले, यस बोले तो हाँ यस, नो बोले तो नो, लेकिन साइलेंस डजंट मीन यस या नो, साइलेंस कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो इसलिए हम इसको प्रिज्यूम नहीं करते कि भाई उसने तो कुछ भी नहीं कहा और मैं समझ लूंगा कि वो एक्सेप्ट हो गया, ये नहीं चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज नहीं चलती। अच्छा, सर हाँ
The occupier of a premises owes a duty to care for lawful visitors. The occupier of a premises owes a duty to care to lawful visitors. जो ऑक्यूपायर है प्रेमिसेस का, यानी अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपका कोई कॉम्प्लेक्स है, आपका कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, आपका कोई हॉस्पिटल है या कोई स्कूल है, आप उसके ऑक्यूपायर हो, आप उसके मालिक हो, आप उसको संभाल रहे हो, तो दैट मीन्स ड्यूटीज ऑफ टू केयर फॉर लॉफुल विजिटर्स। अब अगर वहां कोई आता है, उनका केयर करना आपकी जिम्मेदारी है। यानी अगर आपकी प्रीमिसेस के अंदर, अगर आपके होटल के अंदर, आपके हॉस्पिटल के अंदर, आपके स्कूल के अंदर कोई बंदा आता है, तो उसको पूरा वहां प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नेग्लिजेंस रखोगे कि कोई बंदा आपकी प्रॉपर्टी में घुस गया, आपके होटल में आ गया और आपने वहां पर ऐसी चीज रखी जिससे उसको कोई तकलीफ हुई, तो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मिसाल के तौर पे, शालिनी स्लिप्ड ऑन ए वेट फ्लोर इन अ सुपरमार्केट वेयर नो वार्निंग साइन वाज डिस्प्लेड। एक लड़की है शालिनी, वो एक शॉपिंग मॉल में जाती है और वहां शॉपिंग मॉल पे वेट फ्लोर होता है, वहां पे उन्हें सफाई की होती है और अचानक से उसका पांव फिसल जाता है और वो उसको नुकसान हो जाता है, जबकि वहां पे कोई वार्निंग साइन भी नहीं लगा था। इसको पता ही नहीं था कि यहां पे इन्होंने ये जो है पानी वगैरह फेंका है। तो क्या होगा? द सुपरमार्केट इज लाइबल फॉर शालिनीज इंजरी। सुपरमार्केट को शालिनी के का जो नुकसान हुआ है उसको लाइबल देना होगा, उसको देना पड़ेगा। शालिनी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हर केयरलेसनेस। शालिनी को रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद को है क्योंकि वो खुद लापरवाह है, उसको देख के चलना चाहिए था। द स्टाफ इज इंडिविजुअली लाइबल। जो स्टाफ वहां का है उनको वो लाइबल होंगे। शालिनी शुड हैव बीन मोर कॉशियस। शालिनी को पूरा कॉशियस होना चाहिए था। अक्सर हम करते हैं ना काम, जब कोई बंदा कहीं पे आता है और वो गिर जाता है तो हम कहते हैं भाई आपको ख्याल रखना चाहिए था, आपको खुद अपना यू आर केयरलेस। लेकिन केयरलेस उसको नहीं बोलेंगे। अगर आपने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है तो दैट मीन्स वो तो नीचे गिर जाएगी क्योंकि आपने तो उसको गिराने की प्लानिंग की है ना? तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? द सुपरमार्केट इज लाइबल फॉर शालिनी। तो ये सुपरमार्केट की लाइबिलिटी है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर शालिनी को कोई नुकसान हुआ है तो जिम्मेदारी उनको है, क्योंकि उनको ये वार्न करना था लोगों को। सुपरमार्केट फेल्ड इन इट इज ड्यूटी ऑफ केयर बाय नॉट डिस्प्लेइंग ए वार्निंग साइन। उनको वार्निंग साइन रखना चाहिए था। अब ये सुपरमार्केट की नहीं, हम कहीं देखते हैं रास्ते पे कोई बंदा काम कर रहा है तो वहां पे वो बैरिकेड रखते हैं, मैन एट वर्क। देखा है सड़क पे, जब कोई पाइप खोलनी होती है, सड़क को काटना पड़ता है, वहां पे वो बैरिकेड्स वो रेड कलर के रखते हैं, बोर्ड रखते हैं जिसपे लिखा होता है बी कॉशियस, मैन एट वर्क। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है अगर आप वहां से जा रहे हैं तो आप ध्यान से चले। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आप ख्याल रखें कि यहां पे काम हो रहा है तो हमें थोड़ा यहां संभल के चलना चाहिए। लेकिन अगर वो वार्निंग साइन के बगैर ही रखेंगे, वहां पे ऐसे ही गड्ढा खोदेंगे और वहां से कोई आएगा और गड्ढे में गिर जाएगा, तो उनको उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनकी लाइबिलिटी होगी। तो वो नहीं कहेंगे कि आपको सोच समझ के चलना था। गलती आपकी नहीं है, गलती उनकी है क्योंकि उन्होंने वहां पे वार्निंग साइन नहीं रखा है। क्योंकि ये जो है ना, ऑक्यूपायर जो होता है उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको अपने, अगर वहां पे कोई उसकी प्रेमिसेस में आ रहा है तो उसको केयर करना, उसको संभालना उसकी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, नंबर 13, एनी पर्सन हु यूजेस, नहीं बस ये 15 ही है इसीलिए। एनी पर्सन हु यूजेस फॉल्स रिप्रेजेंटेशन टू डिसीव अनदर इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। कोई भी बंदा अगर कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देता है, किसी को धोखा देता है, तो ये फ्रॉड माना जाएगा। रमेश सोल्ड अ पेंटिंग टू सुधीर क्लेमिंग इट वाज पेंटेड बाय अ फेमस आर्टिस्ट। लेटर सुधीर डिस्कवर्ड इट वाज फेक। रमेश ने एक पेंटिंग सुधीर को बेची और कहा भाई आपको पता है ये पेंटिंग क्या है? ये तो बहुत बड़ा कलाकार है, उसी ने बनाई है और इस पेंटिंग की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों में है, तो ये मैं पेंटिंग आपको देना चाहता हूं, आप इसको खरीदो। तो लेटर पता चला कि सुधीर तो बेचारा इनोसेंट था, इसको पता क्या था कि ये क्या बोल रहा है। लेकिन बाद में जब पता चला इसको ये तो फेक है, ये तो किसी आम आदमी ने बनाई है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? रमेश इज नॉट गिल्टी एज सुधीर एग्री टू बाय द पेंटिंग। रमेश को कोई गलती नहीं है क्योंकि सुधीर तो एग्री हो गया था प्रॉपर पेंटिंग को खरीदने में। तो रमेश ने इसको बोला कि ये अच्छी पेंटिंग है, ये बड़े कलाकार ने लिखी है, तो सुधीर ने एग्री होके इसको पैसा दे दिया। तो कहते हैं कि अब रमेश की कोई गलती नहीं है, सुधीर ने तो खुद इसको खरीदा है। रमेश इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड एज ही नोविंगली मिस इंटरप्रेटेड द पेंटिंग।
तो रमेश गिल्टी है क्योंकि उसने फ्रॉड किया है और जानबूझकर उसने इसको मिस रिप्रेजेंट किया है, इसको बोला कि ये किसी बड़े कलाकार ने लिखी है पेंटिंग। या थर्ड ऑप्शन इसका है, सुधीर कैनॉट कंप्लेन सिंस ही डिड नॉट वेरीफाई द पेंटिंग्स एथेंसिटी। सुधीर कोई कंपनसेट नहीं मांगेगा क्योंकि उसने पेंटिंग की एथेंटिसिटी नहीं चेक की थी। द सेल इज वैलिड बट सुधीर कैन आस्क फॉर ए डिस्काउंट। कहते हैं सेल तो वैलिड है लेकिन सुधीर उसको कहेगा आप मुझे डिस्काउंट दे दो। तो इसका आंसर है बी, कि रमेश नोविंगली मेड अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन विच अमाउंट टू फ्रॉड अंडर द प्रिंसिपल, कि यहां रमेश की ही गलती है क्योंकि उसने फ्रॉड किया है, उसने मिस रिप्रेजेंटेशन की है, उसने धोखा देके इसको ये बेचा है। हालांकि खरीदने वाला तो बेचारा उसको क्या पता होता है, लेकिन दुकानदार की गलती है कि उसने इसको गलत तरीके से पेश किया कि भाई ये मेड इन चाइना है, तो इसको ऊपर लेबल लगा दी ये तो मेड इन जापान है। आपको पता नहीं ये 5,000 का नहीं, ये 25,000 का मोबाइल है। तो ऐसी फ्रॉड अगर होती है तो उसमें उसी दुकानदार को पकड़ा जाता है। अच्छा, नंबर 14, अ कंट्रैक्ट इज वॉइडेबल इफ द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड थ्रू कोरिशन। कंट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है जब कंसेंट ली जाती है जिसमें आपको फोर्स किया जाता है। यानी विजय वाज फोर्स्ड टू साइन अ कंट्रैक्ट एट गन पॉइंट, कि कोई बंदा आपसे कहेगा भाई साइन करो वरना मैं आपको गोली मार दूंगा, तो दैट डजंट मीन कि वो कंट्रैक्ट वैलिड है क्योंकि आपने साइन किया है। क्योंकि द कंट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द विजयीज ऑप्शन, क्योंकि कंट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है क्योंकि इसमें एक पार्टी तो विलिंग है, एक पार्टी तो विलिंग होती, दूसरी पार्टी विलिंग नहीं होती। क्योंकि कंट्रैक्ट का रूल है, a contract made under coercion is not automatically void but is voidable at the discretion of the coerced party, कि ये लीगल तो नहीं होता, ये लीगल तो हो जाता है, कंट्रैक्ट तो हो जाता है, लेकिन जो दूसरी पार्टी है उसकी डिस्क्रेशन है कि वो इसको जो है खत्म कर दे। एंड लास्ट वन इज, a person is not liable for harm caused by an inevitable accident। हाँ, a person is not liable for harm caused by an, अगर एक बंदे को लाइबल नहीं ठहराएंगे अगर उसकी वजह से किसी दूसरे को नुकसान हुआ है। मगर कैसे नुकसान हुआ है? इनइविटेबल एक्सीडेंट, यानी जो उसके कंट्रोल में नहीं था, जिसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड, नेचुरल। मिसाल के तौर पे ड्यूरिंग ए हैवी स्टॉर्म ए ट्री इन रवीज गार्डन फेल एंड डैमेज हिज नेबर्स कार। आपके आंगन में एक पेड़ है, तूफान आ गया, बारिश पड़ गई और वो पेड़ आपके आंगन से गिरा और दूसरे घर के ऊपर गिरा, उनका मकान या उनकी प्रॉपर्टी या उनकी गाड़ी नुकसान हो गई। तो वो नेबर नहीं आएंगे और आपसे कहेंगे देखो आपके पेड़ की वजह से, आपका जो पेड़ था आपके आंगन में वो हमारे मकान पे गिरा या हमारी गाड़ी पे गिरा, तो आप हमें इसका नुकसान दीजिए। क्यों? रवि इज लाइबल फॉर द डैमेज, रवि इज नॉट लाइबल एज द एक्सीडेंट वाज इनएविटेबल। इसको हम बोलते हैं एक्ट ऑफ गॉड, क्योंकि ये उसके कंट्रोल में नहीं था, ये उसने अपनी मर्जी से नहीं किया और ना वो उसको रोक सकता था, ये तो नेचुरली हो गया। इसका ऑप्शन है बी, ने रवि इज नॉट लाइबल। यानी अगर आपकी वजह से किसी को नुकसान हुआ है लेकिन उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपका कंसेंट नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एक्ट ऑफ गॉड है, नेचुरली हो गया है, तो फिर उसमें कोई आपको कंपनसेशन नहीं पहुंचेगा, क्योंकि द डैमेज रिजल्टेड फ्रॉम एन इनएविटेबल एक्सीडेंट एंड रवि कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर इट। क्योंकि जो डैमेज हुआ है ये आपकी वजह से नहीं, ये एक्ट ऑफ गॉड नेचुरली हुआ है, तो जिसमें आपको वो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता। ठीक है, तो ये था हमारा आज का हाँ लीगल रीजनिंग। हाँ जी सर, बट इसने पेड़ लगाया ना मकान के हिस्से में, इसको क्यों लगाना था उधर? देखिए, पेड़ आपने लगाया है लेकिन इस इंटेंशन से नहीं लगाया कि ये गिरेगा और दूसरे का मकान को नुकसान करेगा। पेड़ तो आप लगाते रहते हैं, पेड़ आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। हाँ, अगर आपके नेबर को इस पेड़ से कोई परेशानी थी तो वो उसके लिए आपको बोल सकता था कि भाई आपके पेड़ की वजह से जो है मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो अलग अलग एक केस है। लेकिन ये अचानक हो गया, आप भी अपने घर में बैठे थे, वो भी अपने घर में बैठा था, ये पेड़ गिर गया, उसके मकान को नुकसान हो गया, लेकिन ये आपके कंट्रोल में नहीं था, इसके लिए वो आपको लायबल नहीं ठहराएगा कि देखिए आपके घर का पेड़, आपका पेड़ हमारे मकान पे गिरा, क्योंकि पेड़ को आपने नहीं गिराया, वो तो नेचुरली हो गया। जैसे दीवार, अब पेड़ का जो दीवार, आपके मकान के साइड में दीवार है जो आपने बनाई है, पुख्ता दीवार है, अब क्या हो गया, बारिश पड़ गई, वो दीवार गिर गई, अब दूसरे के आंगन में गाड़ी थी तो वो दीवार उसके गाड़ी पे गिर गई,
तो उस वक्त वो क्या बोलेगा कि आपने दीवार पुख्ता नहीं बनाई थी, आपने इसको ये करना था। नहीं, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, इसमें वो आपको लायबल नहीं ठहरा सकता। ठीक है सर। चलिए, ओके। ओके सर, थैंक यू। इंशाल्लाह कल हम एमसीक्यू सीरीज शुरू करेंगे। आप आज दिन में पढ़ लेना, तो कल कोशिश करेंगे आपको वो अच्छी तरह से